हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है। आपको टेंशन बढ़ रहे होंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। कंटिन्यू बस अब मेहनत करते चलो, है कि नहीं। जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसे रिवीजन करते चलो। और अभी जो हम करवा रहे हैं, इंस्टेंट लास्ट टाइम में जो हम करवा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इसीलिए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक वीडियो के साथ हम आपके साथ और जुड़ रहे हैं। इसके साथ आप जुड़ें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएं। इसके लिए हम ये सीरीज आपके साथ चला रहे हैं। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर। ठीक है। आज भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, उसके साथ सब्जेक्टिव आज हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के लाए हैं ताकि वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिले। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित संतुलित क्या होती है रासायनिक समीकरण। आपको पता होगा, ये तीर के दोनों तरफ इधर का जो है ना, इधर एलएचएस, इधर होता है आरएचएस, है कि नहीं। यही होता है ना। तो दोनों दोनों तरफ, दोनों से इस साइड और इस साइड, तत्वों के परमाणु की जो संख्या है ना, तत्वों के परमाणु की जो संख्या है ना, दोनों तरफ वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है H2, तत्व के यहाँ पे H2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन दो दूना चार, हाइड्रोजन क्या है, इस साइड 4 है। इधर देखो H2 लिखा है, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 2 दूना 4। तो इधर भी 4 H हाइड्रोजन है और इधर भी 4 हाइड्रोजन है। इधर O2 ऑक्सीजन अकेला है। इधर देखो दो, यहाँ जो O है, यहाँ देखो इससे पहले 2 लिखा है ना, इसका मतलब है H के साथ भी ये 2 है, और ये जो 2 है O के साथ भी ये वाला 2 है। तो इधर भी O 2 है और इधर भी 2 क्या है, O है। इसीलिए ये मेरा क्या है, संतुलित है ना। अगला चलते हैं। ये जो है ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे, K कितना है, 2 है कि नहीं। Cl2 कितना है, 2 है। O3 कितना है, यहाँ पे 2 है। जैसे O3 बोले ना आपसे, तो 3 जो यहाँ पे लिखा है, 3 को इस 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पहले हम के को संतुलित कर, देखो यहाँ पे के कितने हैं, 2। यहाँ पर भी के कितने हैं, 2। देखो Cl कितना है, Cl यहाँ पे 2 है लिखा हुआ है ना, इसका मतलब Cl कितने हो गए, 2 हो गए हमारे। ठीक है। और यहाँ पर देखो Cl क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। एक को जब 2 से गुना करोगे तो 2 Cl हो गए ना, तो इधर भी Cl कितने हैं, 2 है मेरे। ठीक है। यहाँ देखो O3 लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है, 2। 2 अणु है यहाँ पे, है ना। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। ऑक्सीजन कितने कितने इधर, 6। और इधर कितने हैं, 3 दूना 6। और ऑक्सीजन राइट साइड में कितने हैं, 6। तो दोनों तरफ बराबर हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी क्या है, संतुलित है। इधर देखो H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl2 है ना, तो H यहाँ पर 2 है, यहाँ पे देखो H कितना है, एक है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो 2 है, 2 गुना एक कितना हो गया, 2। तो हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे दोस्त, 2 हो गए। देखो Cl2 है, इसका मतलब क्लोरीन 2 है। और देखो यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे 2 है, जब एक को 2 से गुना करें तो Cl कितने हो गए मेरे, 2 हो गए। देखो दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, संतुलित है। लेकिन जैसे ही 3 आपका संतुलित है, ये वाला क्या असंतुलित होगा, है कि नहीं। आप ऐसे ही करके इसे चेक कर लोगे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो वही आप, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, दोनों तरफ इस साइड और इस साइड तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तब वो क्या हो जाएंगे, संतुलित समीकरण हो जाएंगे। देखो Mg मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो MgO बना रही है। देखो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, कितना है, एक है। यहाँ पर भी एक है मेरा Mg। ठीक है। यहाँ पे O2 ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ पर ये एक ही है, तो ये संतुलित मेरा नहीं है, ये मेरा संतुलित नहीं है। ठीक है। पहले छोटा छोटा वाला चेक कर लो। ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, ये भी मेरा संतुलित नहीं है ना। ये देखो Fe एक है, यहाँ पर Fe एक है। Cl देखो क्लोरीन यहाँ पर Cl2 है, मतलब क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, ये भी संतुलित नहीं, इसका मतलब ये मेरा संतुलित होगा, है कि नहीं, संतुलित होगा। एक बार चेक कर लो, देखो Zn जो है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी Zn एक है। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है ना। SO4 यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, SO4 यहाँ पर भी सेम लिखा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, संतुलित है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। देखो आपने यहाँ पे लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो लिखा है, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो होती हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है, H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2। देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है ना, इसका एक ही है और संतुलित है कि नहीं। देखो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसके साथ हमने 2 लगा दिया। ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पर भी अगर हमने 2 लगा दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरा हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, 1 गुना 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन इस साइड भी, 2 ऑक्सीजन इस साइड भी, इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है। तो संतुलित जो किया ना हमने, क्या क्या हिट एंड ट्रायल से हमने कोशिश किया कि दोनों तरफ हम क्या डालें जिससे क्या हो जाए, मेरा संतुलित हो जाए। ठीक है। तो देखो नीचे लिखा हमने, समीकरण का संतुलित किया जाना जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है। अब देखो ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा पूरा लिखा है ना, इस लेफ्ट साइड जो है ना, ये जो लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं,
अभिकारक। और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, जो बना है आपको उसे क्या करते हैं, प्रतिफल, या इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला हमने लिखा है रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसे लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से संक्षेप में लिखे गए रूप को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर देखो मैं इसी को लिख दूं, ऐसे करके लिखूं, जिंक प्लस H2SO हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हुआ, शब्द में हमने लिख रहा है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 फिर ZnSO4 ऐसे लिख रहे हैं ना हम, Zn जिंक सल्फेट H2 को हम हाइड्रोजन ऐसे करके लिखेंगे, वो क्या हो गया, मेरा शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, उसी के संक्षेप रूप में जब हम लिखते हैं ना, वो मेरा क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। ठीक है, Zn जिंक H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बनता है और H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है हमारी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहला लिखेंगे, अभिकारक और उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है, पदार्थों की रासायनिक सूत्र भी प्राप्त होती है ना, पदार्थों की आसानी आपसी मात्रा पता चलती है ना, भौतिक अवस्था की जानकारी पता चलती है, जैसे ठोस के लिए हम एस लिख देते हैं, द्रव के लिए आई लिख देते हैं, गैस के लिए जी लिख देते हैं, या बिलियन के लिए हम AQ अवस्था लिखते हैं ना, अवस्था में है या नहीं ये पता चल जाता है। अभिक्रिया की दिशा पता चल जाती है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है, किधर से किधर हो रही है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हो रही है। ठीक है, अभिक्रिया की शर्तें, मतलब ताप जब होगा तो हम क्या करते हैं, तीर के ऊपर भी क्या करते हैं, ऐसा सिंबल बना देते हैं, दाब लिख देते हैं, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और गैस का उत्सर्जन या अवक्षेप का निर्माण होता है, जब गैस निकलता है तो ऐसा सिंबल देते हैं, जब कोई अवक्षेप बनता है तो हम ऐसा सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक बात समझा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, अभिकारक और उत्पाद की जानकारी, आप जो जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो, जैसे हमने लिखा जिंक Zn प्लस ये जैसे लिखा, तो हमने पता है ना, Zn को हम जिंक कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी मिल रही है ना, क्या सब अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्या सब प्रतिफल बन रहा है कि नहीं। ठीक है, पदार्थों के रासायनिक सूत्र का पता चलता है। देखो अगर हमने ऐसा रासायनिक सूत्र लिखा है तो ये सूत्र से पता चल रहा है ना कि हमने क्या अभिकारक है, कौन सा प्रतिफल है ना, तो सूत्र की भी हमें जानकारी मिल जाती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के आते हैं तो डायरेक्ट आप पॉइंट वाइज इतने नहीं लिखने, आपको ये सब नहीं लिखना। अब बस लिखना अभिकार, ये जानकारी मिलती है, ये मिलती है, ये मिलती है, 3 4 5 ये भी 7 पॉइंट लिखा है हमने, वो 7 पॉइंट आप क्या करना, लिख देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बना रहा है, तो पूछ रहा है रासायनिक किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, जो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, विस्थापन होते हैं। मैं एक बार समझाता हूं आपको। ठीक है, देखो Zn है, इसके साथ जैसे ही अभिक्रिया किया, तो अब देखो बहुत अच्छे के साथ देखो, Zn जो है ना SO4 से मिल गया और कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। बेचारा CO जो है ना, इसको अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे साइड हो गया है ना। इसका मतलब है Zn जो है ना, Cu से क्या है, अधिक क्रियाशील है। Zn जो है, जिंक जो है, Cu मतलब कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित करके साइड में कर दिया। ठीक है ना, उसका जगह ये ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया हो गया मेरा, वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखा है जिस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या अभिकारक बोलते हैं ना, भाग जो लेता अभिकारक, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ या उसी को उत्पाद कहते हैं, बनाते हैं, जिनके गुण पहले से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला लिखा हमने संयोजन। संयोजन मतलब याद रखना, जुड़ना, जुड़ना। जब दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो हम क्या बनते कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या परिभाषा आप देख लो एक बार। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से मिलता है तो CaOH2 होल ट्वाइस बनाता है, मतलब बुझा हुआ चूना बनाता है, ये है ना, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये बनाता है। ठीक है, देखो ये दो जुड़ के एक सिंगल बना रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया मेरा संयोजन। वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन को ही हम अपघटन बोलते हैं। मतलब होता है जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म करोगे तो CaO और CO2 गैस क्या करेगी, रिलीज करेगी, है ना, निकालेगी, CO2 गैस निकालेगी। ठीक है, तो देखो एक से ये क्या बन गया, दो बन गया, तो ये क्या होगा, विघटित अभिक्रिया हो गई, है ना। चलो हम अगले बढ़ते हैं। अगला है मेरा विस्थापन अभिक्रिया। अगला मेरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। लिखा है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था जिंक क्या होती है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जिंक SO4 के साथ मिलकर यहाँ आ गई और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित करके साइड कर दिया, है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख दोगे, है ना। जब आपसे पूछे विस्थापन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखो, उसके नीचे में एक ये वाला आप क्या करो, उदाहरण डाल दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखा है जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का अदला बदली करते हैं
तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक ये रिएक्शन आप याद रख लो मेरे दोस्त, ये आप एग्जाम हॉल में लिख देना, ठीक है। अभी ये समझने का टाइम नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, है ना। बस अभी मैं कहूंगा आप ये एग्जाम्पल याद रख लेना, और जैसे जैसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछे ये परिभाषा लिख देना आप, और क्या करना, इसके नीचे ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करें क्या बनाते हैं, BaSO4 का अपक्षेप बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, 2NaCl बनाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ लिखा है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का अपसरण, है ना, ऐसा अपसरण नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हाइड्रोजन की कमी, इसका जो है ऑक्सीजन की योग या हाइड्रोजन की कमी, कमी कमी होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो कॉपर और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है, CuO बन रहा है ना। देखो बेचारा कॉपर यहाँ पे क्या था, अकेला था। अभिक्रिया जैसे हुआ देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, कॉपर के साथ क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन यहीं पर देखो जब ऑक्सीजन की अपसारण मतलब कमी, अपसारण मतलब कमी, अपसारण मतलब कमी, और हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर CuO में देखो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, अब अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि CuO यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन की इसमें कमी हो रही कि नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इसका मतलब CuO में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब ना जाके यहाँ पे Cu बच रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो रहा है मेरा कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, चयन अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन का कम होना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। रिएक्शन आप देख लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आप याद रखना कि रेडॉक्स अभिक्रिया, एक अभिक्रिया और आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आप याद रखेंगे, ऑक्सीकरण और अपकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। याद रहेंगे हमारी बातें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 बना रहा है BaSO4 NaCl। उपयुक्त रासायनिक समीकरण है कौन सा है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, इनमें से कोई नहीं। देखो मेरा बात सुनो, संयोजन मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जुड़ना होता है। देखो ये ऑलरेडी दो जुड़ के दो बना रहे हैं तो ये संयोजन नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये नहीं होगा मेरा। विस्थापन मतलब क्या, अभी हमने आपको पढ़ाया था Zn प्लस CuSO4, तो क्या बना दिया था मेरे दोस्त, ZnSO4 प्लस Cu, है ना। देखो आप देख रहे हो एक जो है ना इसके यौगिक से Cu को विस्थापित करता है, तब बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया, है ना। पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है मेरा, है कि नहीं। अब हम द्विविस्थापन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो अब मैं अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे समझ, पीछे मैंने सब नहीं समझा था, यहाँ पे मैं समझा। देखो यहाँ पे Na2 है, यहाँ पर SO4 है ना। तो देखो Na2 जो है, देखो Na2 जो है क्या किया, Na2 जो है क्या किया, देखो Na2Cl के साथ मिलकर, Na2Cl2 के साथ मिलकर देखो NaCl इस साइड में बना लिया, है कि नहीं। तो ये दोनों क्या किया, अपना आयन बदल लिया। और देखो मैं समझाता हूँ, SO4 यहाँ पर है, Ba यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर आ गए, है कि नहीं। देखो ये और ये दोनों क्या किए, ये दो है, एक ये है, एक मिनट मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखो एक ये है मेरा, इसमें ये है, और इसमें कौन सा है मेरा, ये है। ये दोनों मिलकर साइड हो गए, और इसका ये और इसका ये दोनों मिलकर क्या हो गए मेरे दोस्त, साइड हो गए। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया मेरे दोस्त, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। इससे डिटेल में मत जाओ मेरे दोस्त, इतने आपके लिए काफी है। जब कभी ऐसा कंडीशन बनता हो तो आप क्या लगाओगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है निम्नलिखित यौगिक निम्न में कौन है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, कौन अम्ल है, CuO, H2SO4, Na2O और CaOH2। तो मेरे दोस्त याद रखेंगे जहां पर OH लगा होगा वो अम्ल नहीं होता, वो मेरा भस्म होता है। क्या होता है, भस्म होता है। तो ये तो नहीं होंगे ऑप्शन, ठीक है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच बता रहा हूँ, तो H2SO4 बार बार आपने अम्ल में पढ़ा होगा, इसीलिए बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं, ठीक है। पहले हमारी बातों को सुनो, आंसर तो समझ गया आपने। देखो लिखा है अम्ल, क्षार और लवण, है ना। लिखा है रासायनिक पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर तीन मुख्य भागों में बांटा गया। पहला है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, ये स्वाद में खट्टा होता है और जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है। ये नीले लिटमस पथ को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पथ को क्या कर देता है मेरे दोस्त, लाल कर देता है। H2SO4
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल है ना। क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं ना। ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं मेरे दोस्त, नीला कर देते हैं। अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीला को, अम्ल जो है होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है, लाल को नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, CaOH2 क्या क्या पढ़ते हैं इसे हम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो लवण किसे कहते हैं, देखा है अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले उदासीन यौगिक क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे मेरे, NaCl, क्या याद रखेंगे मेरे दोस्त, NaCl। ठीक है, NaCl। अब मैं समझाता हूं कुछ बात। लिखा है ऑक्साइड की प्रकृति, क्या लिखिए, ऑक्साइड की प्रकृति। यहाँ पे लिखा है धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो धातु की ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है ना, लिखा है धातुओं की ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं मेरे दोस्त, क्षारीय होते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, Na2 और CaO, है ना। देखिए एक बार चेक करो, ये जो है, ये जो है मेरे, ये क्या है मेरे, धातु के ऑक्साइड है। CuO क्या है, धातु के ऑक्साइड है। और Na2 क्या है, धातु के ऑक्साइड है। आप सोचोगे कि कैसे है कि नहीं। देखो मैं अपने लैंग्वेज में, रफ लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आपके एग्जाम में आपको काम आ जाए। देखो अगर आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा तो मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सोडियम जो होता है ना, सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो पहली कक्षा में 2 भरते हैं, अगली कक्षा में 8 भरते हैं, तो 2 8 10 हो गया, और लास्ट कक्षा में 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या मेरी 11 होती है ना। तो ऐसे भरते हैं, पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1, है कि नहीं। अब देखो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे दोस्त, दान करता है ना। अस्थाई होने के लिए क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त दान करता है, ताकि ये क्या हो सके, सोडियम परमाणु क्या हो सके, और अस्थाई हो सके। ठीक है, तो एक जैसे ही दान करता है तो वो क्या होता है मेरे, धातु होते हैं। तो आपने देख लिया कि ये जो है, ये जो है, ये क्या है, धातु है। सोडियम क्या है मेरा, धातु है। इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, धातु के ये ऑक्साइड है। क्या है ये, धातु के ऑक्साइड है। ऐसा ही कंसेप्ट आप इसमें भी लगा लोगे, है कि नहीं। समझ गए, ये मेरा धातु के ऑक्साइड है, ये मेरे धातु के ऑक्साइड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, अम्ल है। समझ में गए, समझ गए हमारी बातों को आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है हमने, एसिड जब बेस से मिलता है तो सॉल्ट और क्या बनाते हैं, जल। HCl क्या है मेरा, अम्ल है। NaOH क्या है मेरा, भस्म है। क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, H2O जल बना रहा है। ठीक है, अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, लिखा है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारता मापने के लिए पीएच स्केल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखो अगर पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगा मेरा, उदासीन होगा। पीएच मान 7 से कम होगा तो विलयन मेरा क्या होगा, अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन मेरा क्या होगा, क्षारीय होगा, है कि नहीं। तो आपको पता होगा बीच में 7 होता है, इधर मेरा क्या होता है, 8 9 10 11 14 तक इधर जाते हैं, इधर कहां तक जाते हैं, 0 तक जाते हैं, कि नहीं। तो आप खुद बताओ कि 7 से जैसे जैसे आप इधर जाओगे ना, अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे इधर जाओगे, क्षारीय गुण क्या होगा मेरे दोस्त, बढ़ता जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, इसके रिलेटेड में क्वेश्चंस करवाए हैं, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, है ना। टाइम ज्यादा लग जाएंगे, आप बोर हो जाओगे, वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए हम टू द पॉइंट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है ना। अभी आपने पढ़ा था क्या, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं, आपको पता होगा क्षारीय ऑक्साइड कौन, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो खुद बताओ कि इसमें से ऑलरेडी एक ही बार देखोगे ना, तो सोडियम अभी हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, सोडियम जो है ना वो मेरा क्या है मेरे दोस्त, धातु है। इसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ये क्या, धातु के ऑक्साइड हुए। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं मेरे दोस्त, क्षारीय होते हैं, इसलिए मेरा डी आंसर हो जाएगा। एक बार सोचना आप इसे, देखो यहाँ पे Na2 लिखा है तो सोडियम ऑक्साइड। एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे Na लिख लो, क्या लिख लो, NaO, हाँ NaO, ये वाला ऑप्शन है। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम एक धातु है, इसीलिए इसका ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। सल्फर क्या है मेरा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एक अधातु है, इसलिए इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। N2 ये क्या है, नाइट्रोजन मेरा अधातु है, इसलिए इसका इसका ऑक्साइड कैसे होगा, अम्लीय होगा। P2O5 मतलब P किसको बोलते हैं, फास्फोरस को बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, है ना। तो फास्फोरस क्या है, धातु से है, इसीलिए इसका अम्लीय, इसके इसीलिए यह क्या होगा, ये क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो देखो सल्फर क्या, देखो सल्फर क्या होता है, परमाणु संख्या 16 होता है। इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, पहली कक्षा में 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, 10 हो गए। आखिरी कक्षा में कितने बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे। तो आपको पता है आखिरी कक्षा में कितने हो चाहिए, तो 8 होने चाहिए। तो 6 इसके पास है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है।
2 क्या करता है, किसी से लेता है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पे माइनस, सल्फर पे क्या हो जाता है, माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। कितना आ जाता है, माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। और आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेने का जो गुण होता है ना, वो किसमें होता है, अधातु में होता है। इसीलिए क्या है मेरा, ये जो है सल्फर मेरा अधातु है। ऐसे ही लॉजिक इन सभी में भी है कि नहीं। इसे अपने टाइम हिसाब से आप इसे देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है अम्ल क्या है। अम्ल क्या है, पीछे भी हमने बताया था, यहाँ पे फिर हम एक बार अम्ल को मतलब डिफाइन कर रहे हैं ना। लिखा है वे, लिखा है अम्ल वे यौगिक होते हैं जो पानी में घुलकर H प्लस आयन छोड़ते हैं। ये आर्हेनियस का परिभाषा है। किसका परिभाषा, आर्हेनियस का परिभाषा है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बोलते हैं उसे, ठीक है। लिखा है अम्ल एक सूचक है, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अम्लता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, लाल बदल देता है ना। जो अम्लीय की उपस्थिति को क्या करता है मेरे दोस्त, दर्शाता है। ये देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, अम्ल क्या है, कोई 2 उदाहरण दे, अम्ल का एक सूचक पर प्रभाव स्पष्ट करे। तो आप ऐसे ही लिखोगे, अम्ल वे यौगिक होते हैं जो पानी में घुलकर क्या देते हैं, H प्लस आयन छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए ये आप 2 उदाहरण दे दोगे, उसके नीचे लिखोगे अम्ल का अम्ल का एक सूचक अम्ल का एक सूचक क्या है, लिटमस पेपर है। अम्लता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, नीले रंग से क्या होता है, लाल रंग में बदल जाता है, जो क्या है, अम्ल की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो आप इसे ऐसे लिखोगे, H3O प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाए तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और विलयन क्या हो जाता है, तनुकृत हो जाता है। मेरे दोस्त आप इसे क्या करना, याद कर लेना। अभी समझने का टाइम नहीं है आपके पास, आपका एग्जाम नजदीक है ना, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, है ना। हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, नहीं ये सब ज्यादा अभी मत सोचो। जैसे हमने लिख दिया आप उसे क्या करो, ऐसे ही डिट्टो टू डिट्टो 2 4 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, जल जल किसी अम्ल के विच्छेदन मतलब टूटने में सहायक होता है, जिससे हाइड्रो H3O प्लस क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। जल की उपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं हो, जल की अनुपस्थिति में क्या होता है, आयन उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप ऐसे ही पढ़ लेना, एग्जाम हॉल में आप इजीली लिख पाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला मेरा है कि आश्रित जल, अशुद्ध जल को बोलते हैं आश्रित जल, विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। आशुद्ध जल, सॉरी एक मिनट, अशुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है ना। देखो मैं बताता हूँ, अशुद्ध जल में H प्लस आयन पृथक नहीं होते। अशुद्ध जल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, H प्लस आयन अलग नहीं हो पाते, है ना। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियों की उपस्थिति होती है, अतः वर्षा जल में H प्लस आयन तथा अन्य आयनों की उपस्थिति होती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। मेरे दोस्त ऐसे ही याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ज्यादा अभी समझना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही करना है आपको, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने और कराया, यहाँ पे लिखा है, अम्ल के विलयन को तनु करने पर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है, अथवा हाइड्रोजन आयन, मतलब इसी का जो ये क्वेश्चन है ना, इसी का अथवा करके एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया था, हाइड्रोनियम आयन जल में किस रूप में विद्यमान होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ये जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम क्या होता है, H3O प्लस बनाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस या H3O प्लस के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है, एक आपके सामने रिएक्शन हमने लिख दिया, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतना लेकिन आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है, वो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखना है, ठीक है। लिखा है हमारे देखो पहला क्या है, पाचन तंत्र के में पीएच का महत्व, दांत में स्वच्छता में पीएच का महत्व, मिट्टी की उर्वरता में पीएच का महत्व, ठीक है, जल प्रदूषण और जलीय जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है, अम्लीय वर्षा में पीएच का महत्व। मेरे दोस्त पीएच महत्व जो लिखना है, ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखने हैं। इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े से हमने पॉइंट इसमें बना के लिख दिए हैं, वो भी आप क्या करोगे, अपने एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है। इतना हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप अपने हिसाब से इसे क्या करना मेरे दोस्त, पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल चीजें लिखी, कोई खास चीज नहीं लिखी है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, देखो एक बार बहुत अच्छे से देखो, पहले मैं समझाता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ। देखो धातु की
क्रियाशीलता क्या है? लिखा है धातु की वह क्षमता जिससे वह इलेक्ट्रॉन खोकर रासायनिक अभिक्रिया करती है। इलेक्ट्रॉन खोकर रासायनिक अभिक्रिया करती है उसे धातु क्या कहते हैं? क्रियाशीलता कहते हैं। ठीक है, जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन खोती है वह क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, अगला कॉन्सेप्ट लिखा है हमने, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक क्रम में रखा गया है जिसे क्या कहते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। देखो, सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एजी और फिर एयू। ठीक है, ये श्रेणी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम से ज्यादा है जिंक, सोडियम से ज्यादा है जिंक, जिंक से ज्यादा है जिंक ज्यादा है मैग्नीशियम से, जिंक ज्यादा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा है किससे? कॉपर से, मैग्नीशियम ज्यादा है कॉपर से। एक बार आप इसे चेक करोगे ना मेरे दोस्त, तब आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार आप क्या करना है, इसे अच्छे से देखना। ठीक है, अच्छे से देख के उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसी के आधार पे हमने, इसके आधार पे आप क्या करोगे, इसका जवाब दे पाओगे। पहले आप इसे अच्छे से देखना, रिवीजन करना, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट में जरूर करना, आपको बन जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात मतलब लोहे का मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताएं। लिखा है कॉपर टीन की अपेक्षा अधिक अधिक सुगम ताप पर सुचालक है, अधिक ताप पर सुचालक है, और यह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होती है, इसीलिए ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट मेरे दोस्त, क्या है? गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताया। लिखा है कॉपर स्टील की अपेक्षा, कॉपर क्या है? स्टील की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक सुगम ताप पर सुचालक है, और वह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होती है, इसीलिए क्या करते हैं हम? इसलिए हम ऊर्जा बचाने के लिए कम कम ताप के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगले लिखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सोडियम को केरोसिन में तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आपको पता होगा, हमने पिछले क्लास में भी बताया था, सोडियम क्या होता है? अधिक क्रियाशील होती है, वो वायु खुली वायु में रखने पर भी क्या करती है? वो अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसीलिए क्या करते हैं? उसे हम किरासन के तेल में डुबोकर रखते हैं। एक बार ये डिफिनेशन आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दे। लिखा है वे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और भास्मीय दोनों गुण मौजूद हो उभय धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मेरे दोस्त, ये दो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप क्या करोगे मेरे दोस्त? याद करोगे। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट एड ऑन कर दिया, आपको ये नहीं पढ़ना, बस आप ये दो याद रख लो। ये क्या है? मेरा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है मेरा परमाणु और आयन में अंतर। ठीक है, देखो आपको ऐसे ही एग्जाम में एक साइड परमाणु, बीच में ऐसे करके एक साइड क्या लिखोगे? आयन लिख दोगे। ठीक है, एक साइड क्या लिख दोगे आप मेरे दोस्त? एक साइड आप आयन लिख दोगे। ठीक है, एक साइड आप क्या करोगे? आयन लिख दोगे। ठीक है, परिभाषा में लिखोगे परमाणु यह किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। हाँ, आयन लिखा है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है तो वो क्या होता है? आयन बन जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं। लिखा है परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, पर आयन क्या होता है? आवेशित होते हैं, धनायन या ऋणायन धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु में बराबर होती है, लेकिन इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर नहीं होती। ठीक है, स्थिरता के बारे में बात है। नोबेल गैस छोड़कर अधिकांश परमाणु अकेले स्वतंत्र रूप में स्थित नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ पे लिखा है आयन आमतौर पर अपने स्वतंत्र रूप या यौगिक में अधिक स्थिर होते हैं। प्रकार लिखा है परमाणु केवल एक ही प्रकार के होते हैं, उदासीन। ठीक है, लेकिन ये दो प्रकार के, एक धनायन भी होते हैं और एक ऋणायन भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सोडियम जो होता है ना, सोडियम सोडियम क्या है? परमाणु है। क्लोरीन क्या है? परमाणु है। यहाँ सोडियम पे ये क्या है? सोडियम का आयन है। ये क्या है? क्लोरीन का आयन है। आपको पता होगा, अभी हमने आपको बताया था, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर आप इसको कक्षा में भरोगे तो पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1, तभी जाके 11 फोड़ेंगे ना। देखो ये जो है ना बाहरी वाली, ये क्या करता है? निकल जाते हैं। ये क्या होता है? निकल जाते हैं, मतलब दान करना पड़ता है इसे स्थायी होने के लिए। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा बनाने के लिए ये क्या करना पड़ता है? इस एक को दान करना पड़ता है, इसीलिए सोडियम पे क्या होता है? एक चार्ज आ जाता है। ऐसे ही क्लोरीन जो है ना, 17 होते हैं परमाणु संख्या। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, पहली कक्षा में 2, फिर 8, 10 हो गए, फिर 7, है ना। तो इसको अस्थायी होने के लिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी से लेता है, तो Cl पे इसीलिए क्या हो जाता है? एक माइनस हो जाता है। ठीक है, एक माइनस हो जाता है। ठीक है, यही जो है हमारा आयन है। अंतर आपको ऐसे ही एग्जाम हॉल में लिखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखा किसी भी परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ना या संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सोडियम लिखा है, तो आप देखो सोडियम जो होता है ना, मैं बताता हूँ। कक्षा जो भरते हैं ना, पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर अगली में हम 8 भरते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 11 होती है। तो पहले 2 भरोगे, फिर 8 भरोगे, फिर 1 भरोगे, है कि नहीं? क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है मेरे दोस्त 17, पहले भरोगे 2, फिर भरना पड़ता है 8, 2 8 हो गए तो 7 बच गए। ठीक है, तो अब देखो इसको अस्थायी रहने के लिए क्या करना पड़ता है? ये इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है? दान करना पड़ता है। इसको अस्थायी होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। लेकिन आपसे संयोजकता पूछ रहा है। ठीक है, संयोजकता क्या होता है? किसी
किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो आप बताओ सोडियम की संयोजकता जो होगी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 1 हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना इसमें 7 है, ये इसका संयोजकता 7 नहीं होगा। इसका संयोजकता क्या होगा? 7 नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो कितना होगा वो मैं समझाता हूँ आपको। ये जो 7 है ना, क्या करना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा 8 पुराने के लिए, है ना, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 1 हो जाएगी, माइनस का 1। ठीक है ना, देखो मैं समझाता हूँ। अगर बाहरी कक्षा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, वेट मिनट। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो परमाणु ये क्या होती है? यही संयोजकता हो जाती है। अगर 5 हो गया, 6 हो गया, चाहे 7 हो गया, तो क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त? 8 में से घटाना पड़ता है। अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 8 में से घटा दोगे तो 3 बच जाएंगे। इसे 8 में से घटाओगे 2 बच जाएंगे। इसे 8 से घटाओगे तो क्या कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएंगे। ठीक है, तब संयोजकता ये हो जाएगी इनकी। ठीक है, अगर पूछ लिया आपसे अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? अक्रिय गैस जो होता है वो उसकी बाहरी कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे अस्थाई, वो ऑलरेडी अस्थाई होता है, उसे अस्थाई होने की जरूरत नहीं होती है, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है मेरे दोस्त? 0 होती है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेरा है OH क्रियाशील मूलक कौन सा है? ये ऑप्शन लिया है तो आपको याद रखने पड़ेगा, एल्कोहल के, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रियाशील मूलक लिख दिए हैं। ठीक है, क्रियाशील मूलक लिख दिए हैं। यहाँ पे इसके संरचना सूत्र लिख दिया। आप ये नहीं भी पढ़ोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, पढ़ लो तो अच्छी बात है ना। आपको मैंने बस यहाँ पे एल्कोहल, आपको एल्कोहल, अगर क्रियाशील मूलक एल्कोहल है तो उसका संरचना क्या होता है? OH होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड है तो CHO होता है। कीटोन है तो ऐसे रहता है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH रहता है। ईथर है तो O रहता है। एश- एस्टर है तो ये रहता है, और हेलोजन रहेगा तो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? याद करने में, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला लिखा है CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? ठीक है, पहले देख लो, एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का समान सूत्र जो होता है CnH2n होता है। तो CnH2n पूछ रहा तो किसका होता है सूत्र मेरे दोस्त? एल्कीन का होता है। किसका होता है? एल्कीन का होता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगर एल्काइन का पूछे तो क्या कहोगे? CnH2n-2 कहोगे। और एल्कील एल्कील समूह का पूछेगा तो क्या कहोगे? CnH2n+1 कहोगे। ठीक है, मेरे दोस्त याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए इनसे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है समजातीय श्रेणी क्या है? ठीक है, कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, आपको चैप्टर हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इस साल पूछे जा सकते हैं, वो अपने हिसाब से जो हमें लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वही से हम क्वेश्चन डालें। ठीक है, देखा है समजातीय श्रेणी, श्रेणी क्या है? ठीक है, उदाहरण के साथ समझाए। ठीक है, यौगिक के किसी श्रृंखला में कार्बन कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? CH2 ग्रुप का अंतर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिखे हैं एल्केन। समझा समजातीय श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इस श्रेणी के सदस्य क्या होते हैं? मीथेन होते हैं। क्या होते हैं? देखो मेरे दोस्त, अभी अगर आप इसे डीप में समझने जाओगे ना, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बातों को समझो, है ना। मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे ही करो प्लीज, अगर आपको अच्छा करना है तो। ठीक है, अगर इसे समझने जाओगे ना फिर टाइम लग जाएंगे मेरे दोस्त, इसे नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारी जो नेक्स्ट सीरीज चलेगी ना 2026 के लिए, जब हम पढ़ाएंगे ना 26-27 के लिए, तो अगर आप कभी देखने आओगे हमारी वीडियो तो आप देखना, आपको सब कुछ मैं लॉजिकली समझाऊंगा, कैसे क्यों क्यों ऐसे ही हो रहे हैं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इथेन का क्या होता है? C2H6। प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। पेंटेन का क्या होता है? C5H12। हेक्सेन का क्या होता है? C6H12। अब देखो अच्छे से देखो, CH4 है, यहाँ पे C2H6 है, तो देखो यहाँ पे CH2 का गैप है कि नहीं है? चेक करो आप एक बार। देखो अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो CH2 का यहाँ पर भी गैप है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ जाओगे तो CH2 का गैप है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ जाओगे तो CH2 का गैप है कि नहीं है? यही गैप है कि नहीं? देखो अब यहाँ से कह रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। H2S को H2S का कह रहा है कि नहीं? तो देखो आपको मैं ऐसा समझाता हूँ, हाइड्रोजन सल्फेट का पूछ रहा है आपसे, तो देखो ऐसा करो ना कि एस को इधर रख लेते हैं, दोनों एच को हम इस साइड कर देते हैं, कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो आपको पता होगा बिंदु संरचना कैसे लिखना है, एक बार रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया, एक दिखा दिया। इस हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना होगा? एक, दिखा दिया। आपको पता होगा सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर ले लिया हमने 2, नीचे हमने ले लिया 2। ठीक है, एक ले लिया मैं इधर और एक ले लिया इधर। आपको पता है हाइड्रोजन क्या करते हैं? अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना,
सॉरी मतलब क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो जाए, ठीक है। और सल्फर क्या चाहते हैं, हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। अगर ये 2 चाह रहा है तो ये इसके पास एक तो है ही, और एक क्या करेगा, सल्फर से लेके ऐसे करके एक सल्फर से ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसे करके ले लेगा, है कि नहीं। और ये जो सल्फर है, सल्फर देखो यहाँ पे 2 2 4 1 5 1 6 6 तो उसके पास है ही, एक इससे और एक इससे, एक इससे और एक इससे संयोग करके ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक सॉरी क्या करेगा, ये अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो ऐसे करके आप क्या करोगे मेरे दोस्त, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको दिखाने पड़ेंगे। कैसे दिखाते हैं, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, है कि नहीं। बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो आप लिख दोगे, है कि नहीं। उसके बाद देखोगे अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या चाह रही है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए 2 क्या करेंगे, वो क्या कर, एक हाइड्रोजन के पास है ही और एक सल्फर से ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही काम करेगा। लेकिन सल्फर जो है क्या करता है, सहसंयोजक बंधन बना लेता है, ऐसे करके क्या कहता है, सहयोग के साथ ये बंधन बना लेता है अपना, ठीक है। अब फ्लोरीन F2 का कह रहा है, तो इसे आप क्या करोगे, खुद से करके मुझे कमेंट करोगे, है कि नहीं, क्या आ रहे हैं आपके आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, किण्वन की क्रिया क्या है। क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया क्या है, इनमें कौन सी गैस निकलती है। तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। किण्वन की क्रिया किसे कहते हैं, एक बार देखो, जब बड़े यौगिक एंजाइम या ईस्ट की सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिक में क्या होते हैं, परिणत हो जाते हैं, तो ऐसी घटना या क्रिया क्या कहता है, किण्विनीकरण कहलाता है, ठीक है। रिएक्शन याद रखेंगे, C6H12O6 जो कार्बनिक यौगिक एंजाइम या ईस्ट के साथ अभिक्रिया करके टूटती है, तो क्या होती है, C2H5OH में टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है ना। किण्वन के दौरान क्या होता है, किण्विनीकरण के दौरान क्या होता है मेरे दोस्त, किण्विनीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह किसे कहते हैं, शून्य समूह जो 18वां वर्ग होता है ना उसे कहते हैं। उसमें क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेटन, याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेटन, इसे ही कहते हैं अक्रिय गैस। इसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस। इसी को क्या कहते हैं, जीरो समूह गैस, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है। पहले कौन से, डॉबरेनर आए थे, आपको पता होगा। उसके बाद न्यूलैंडस आए थे, उसके बाद कौन आए थे, मेंडलिफ आए थे। उसके बाद आधुनिक आवर्सानी के मौजले साहब आए थे, ठीक है। तो देखो डॉबरेनर ने क्या किया था, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, ठीक है। और कहा था बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के औसत के बराबर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट उनका था। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें कहा था इसका परमाणु द्रव्यमान और इसका परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वही क्या होगा, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होगा, यही उनका स्टेटमेंट था। न्यूलैंडस का क्या था, इन्होंने बताया था कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। जैसे सारे संगीत में क्या होता है, सारे गामा पधा नी सा होता है ना, तो पहला अक्षर, सुर का पहला अक्षर सा और गा मा, सारे गामा पधा नी सा, दोनों अक्षर क्या होंगे, आपस में समान हो जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ये नियम लेकिन कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, ठीक है। भारी तत्व के लिए नहीं लागू हो पाया, ठीक है। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है यह परमाणु द्रव्यमान पर क्या था मेरे दोस्त, आधारित था। लेकिन मौजले का जो खास बात था, इनकी इनसे पहले जो भी थे ना मेरे दोस्त, इनसे पहले जो भी थे ना, उन्होंने क्या किया था, अपना आधार परमाणु द्रव्यमान को बनाया था, ठीक है। लेकिन मौजले साहब ऐसे थे ना, मौजले साहब जो ऐसे थे ना, उन्होंने क्या किया, तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित क्या किया ना, आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। जो क्या थी, बहुत बहुत क्या हुई, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हुई, मतलब ये दुनिया को जानने के लिए, तत्वों की आसानी से तत्वों को पहचानने, तत्वों की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान, उसके गुण जानने में क्या हुई, आधुनिक आवर्त ने बहुत मदद की। इनमें मौजले साहब का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है, जो 1913 ईस्वी में इनका पीरियोडिक टेबल आया था, ठीक है। मौजले साहब के पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं, क्षैतिज कतार वो क्या कहते हैं, आवर्त। तो आपको ऐसे ऐसे जो कतार रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 7 है। उदर्ग जो है, उदर्ग जो है ना, उदर्ग को क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 18 है। शून्य समूह या जीरो समूह वर्ग नंबर 18 को कहते हैं। इसमें कौन सा गैस आता है, अक्रिय गैस आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल लाया हूं, आगे मैं वो भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। लेकिन पहले देखो, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूं। देखो यहाँ पे पहले देखो, ग्रुप 1 और 2 को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक में भी बांटे गए हैं, आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में भी बांटे हम, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक यहाँ पे जो जितने लिखे हैं उतना ही करो, ज्यादा मत करो आप मेरे दोस्त, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 को क्या कहते हैं, हम एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। डी एफ ब्लॉक भी होता है, मैं आगे किसी वीडियो में समझाऊंगा। पिछले वीडियो जो हम लोग किए थे उस टाइम हमको समझाए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, पंक्तियों में रखा गया है, लिखा है, आगे लिखा है, लेंथेनेट और एक्टिनेट इसे आवर्त सारणी के नीचे दो पंक्तियों में रखा गया है, जिन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। वर्ग नंबर 1 को क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षार मृदा धातु, वर्ग 3 से 12 तक को हम संक्रमण तत्व, वर्ग 13 को हम बोरॉन परिवार कहते हैं, वर्ग 14 को कार्बन परिवार कहते हैं, वर्ग 15 को हम नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, वर्ग 17 को हाइड्रोजन परिवार कहते हैं, और 18 को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना इसे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल डाला है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जैसे जैसे आता है आप इसे देख सकते हो एक बार मेरे दोस्त, है कि नहीं? है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसे एक बार गौर से देखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है सोचिए, ठीक है। क्या होते हैं? घटते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? घटते हैं, ठीक है। देखो मैं आगे मैं इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट डाला हूं आपके लिए। देखो अगला लिखा है, नहीं सॉरी नहीं लिख पाया, ठीक है। चलो अब किसी अगले वीडियो में आपको समझाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। क्यों घटते हैं, कैसे घटते हैं, मैं समझा दूंगा। लिखा है ग्वाइटर एवं घेंघा पनपता किसके कारण पनपता है? आयोडीन की कमी के कारण पनपता है, याद रखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ग्रंथि, यहाँ पे लिखा उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, कार्य क्या करता है, कमी से कौन सा रोग होता है। मेरे दोस्त आप इसे पढ़ लेना, है कि नहीं? मैं पीछे बहुत 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं इसे या बार बार नहीं पढ़ा सकता, है कि नहीं? टाइम लगते हैं इसीलिए, ठीक है। आप इसे खुद पढ़ लोगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन निकलता है ना, यह क्या करती है? शरीर की वृद्धि का और विकास करता है, और इसकी कमी होगी तो बौनापन रोग हो जाता है, ठीक है। आपको पता है थायराइड, थायराइड जो ग्रंथि से क्या रखता है? थायरॉक्सिन निकलता है। यह क्या करता है? कार्य क्या करता है? उपापचय नियंत्रण करता है कि नहीं? घेंगा और आयोडीन की कमी से के कारण होता है, ठीक है। घेंगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। मधुमेह किसके कारण को होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन निकलता कहाँ से? अग्नाशय से निकलता है। मैं सब कुछ यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है, सब कुछ ऑप्शन लिख दिया है यहाँ पे। वो काम क्या करता है वो हमने लिखा है। पेप्सिन क्या काम करता है मेरे दोस्त? ये पेट में प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? यह एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है? तोड़ता है। और इमाइलेज क्या करता है? यह लार और अग्नाशय में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या शर्करा में बदलता है। मेरे दोस्त याद कर लेना, बस आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। चलो अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होगा कहाँ से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं, जल जो है पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, हरित लवक है ना, या पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक लवक में क्या होता है? उपस्थित होता है। और सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेती है ना, उसके उपयोग किससे क्या करती है वो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपनी पूरी करती है। आप इसे क्या करना मेरे दोस्त? पढ़ लेना, ठीक है। लिखा है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो आप ये पढ़ लोगे, है कि नहीं? लिखा है हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, जो भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम में अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके, है ना। अगला है, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है। और अगला है, यह भोजन को क्या होता है? शीघ्रता से नहीं पचने देता है, ठीक है। आप ऐसे ही डिट्टो टू डिट्टो क्या करो मेरे दोस्त? याद कर लेना, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप डिट्टो टू डिट्टो ऐसे लिख देना, ठीक है। अभी समझने का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, पौधों एवं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त? रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। पीछे जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे वीडियो में, उसी से रिलेटेड है। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को रोकने में काम करता है, ठीक है। अगला मेरा है, आरबीसी की जीवन काल कितनी दिन की होती है? तो याद रखेंगे 120 दिन की होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा आरबीसी की जीवन काल इतने दिन की होती है। डब्ल्यूबीसी की 12 से 20 दिन। प्लेटलेट्स की काम कितनी होती है? 8 से 10 दिन, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे हम सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ढोना, ऑक्सीजन का ढोना है। ऑक्सीजन किसके कारण बहता है? हीमोग्लोबिन के कारण बहता है, ठीक है। और रोगाणु से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान याद रखेंगे 7.4 होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लिखा है, इसमें लोहा पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है? बांध कर रखता है। धमनी और सीरा क्या होता है? धमनी काम क्या करता है? शुद्ध रक्त हृदय से शरीर तक ले जाता है। और सीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को क्या करता है? शरीर से हृदय तक लाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो अभी हमने बताया हीमोग्लोबिन है। अगला मेरा क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इज द राइट आंसर, एस्फिगोमेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। एटेस्टोस्कोप का काम क्या क्या है? हृदय का धड़कन मापता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या कहता है? दूध की शुद्धता मापता है। इमीटर क्या कहता है? विद्युत धारा मापता है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं फास्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला लिखा है, धमनी और सीरा में अंतर। आप मेरे दोस्त ऐसे ही करके क्या करना? अंतर लिख देना। धमनी, सीरा और कोशिका में अंतर आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप इसे खुद पढ़ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। आप इसे खुद पढ़ना, ठीक है। और आपके अपने एग्जाम में ऐसे एक तरफ धमनी, एक लाइन में धमनी, और एक लाइन में सीरा, और एक लाइन में कोशिका लिखना। बीच में ऐसे ऐसे करके लाइन दे देना, और उसके सारे पॉइंट क्या करना? आप उसमें लिख देना। 2 3 4 पॉइंट जितने पॉसिबल हो पाए उतना आप लिख देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, फ्लोएम और जाइलम में अंतर। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम कार्य क्या करता है? यह जल और खनिज को परिवहन करता है। और यह फ्लोएम क्या करता है? यह पत्तियों में बने भोजन को क्या करता है? का परिवहन करता है, ठीक है। परिवहन की दिशा क्या होती है?
बहाव हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन इसमें बहाव दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे ऊपर दोनों होता है, ठीक है। कोशिका की प्रकृति, इसकी अधिकांश कोशिका क्या होती है, मृत होती है, इसकी क्या होती है, जीवित होती है, ठीक है। ठीक है, दबाव लिखा है, यहाँ पे लिखा है इसमें इसमें परिवहन ऋणात्मक दबाव के कारण होता है, इसमें परिवहन धनात्मक दबाव के कारण होता है। संरचना क्या होता है, इसमें वाहिकाएं और वाहिकी वाहिनिकाएं मुख्य होती है। इसमें लिखा है इसमें चलनी नलिका और साथी कोशिकाएं होती है, ठीक है। इतने पॉइंट लिखना है, ये दो नहीं भी लिखो फिर भी ये जो है ना कम से कम दो, सॉरी तीन, ये तीन कम से कम आप अपने एग्जाम में लिख देना, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है रुधिर और लसिका में क्या अंतर है मेरे दोस्त, ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक साइड रुधिर, रुधिर को हम रक्त कहते हैं, एक साइड लसीका लिखना पड़ेगा। इसमें रंग में लिखो, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। इसमें लाल रंग का निकाय मतलब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, पर इसमें क्या होते हैं, आरबीसी नहीं होते, केवल श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसमें लिखोगे इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थ सामान्य होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। या हृदय से अंगों तक और अंगों से हृदय तक बहता है, या केवल एक ही दिशा में बहता है, उत्तक से हृदय की ओर, ठीक है। प्रोटीन लिखा है इसमें अधिक मात्रा में घुलनशील प्रोटीन होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड पर। अगला लिखा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, क्या कहते हैं, याद रखेंगे, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि न्यूरॉन से रिलेटेड सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। लिखा है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन, सही आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। लिखा है न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसका मुख्य काम शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या होता है, संदेश को पहुंचाना होता है। न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन सा होता है, एक होता है साइटोन, एक होता है डेंड्रॉन, एक होता है एक्सॉन, एक होता है नेफ्रॉन, एक होता है नेफ्रॉन दो बार लिखा गया ना, ठीक है, दो बार लिखा गया, ठीक है, एक ही बार लिखना है, ठीक है, एक ही बार लिखने हैं आपको, ठीक है, ये नहीं लिखने, ठीक है। न्यूरॉन और सेरिब्रम, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एक्सॉन क्या है, यह सबसे लंबी हिस्सा है जो संदेश को क्या कहता है, साइटोन से आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। और क्या नाम नाम है, नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन में क्या लिखो, यह वृक्क या उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसका काम रक्त को क्या करता है, छानना और मूत्र या मूत्र का निर्माण करना होता है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त एक मिनट, आपको आपको एक मिनट, ये जो है ना इससे नीचे जो दूसरी बातें लिखी है वहां पे लिखी हुई है, पर ये जो है ना मेन तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। सेटोन, सेटोन डेंड्रॉन है ना, और एक्सॉन, ये तीन पार्ट जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये तीन पार्ट जो है मेनली होते हैं न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। और ये नीचे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, या सोचने समझने और याददाश्त प्रेम भाव बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। यह तंत्रिका तंत्र का क्या है, एक अंग है, एक अंग इकाई नहीं है, ठीक है। ये क्या है, या तंत्रिका तंत्र का एक अंग या इकाई नहीं है। ये जो है ना क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखना, मेरी इतनी बातें आप याद रखना, सोचने समझने, यादाश्त प्रेम भाव और बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, ठीक है। ये बात मत आप देखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट में हमने लिखा है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है सेरिब्रम, दो न्यूरॉनों के बीच क्या खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पे आप एक बार इसे पढ़ लोगे मेरे दोस्त, ऐसे ही आप चित्र बना दोगे, ठीक है। मैं गूगल से ये जो भी वेबसाइट है हमें नहीं पता, इन वेबसाइट से हमने फोटो लिया है इनका, ठीक है, ऐसे ही आप बना दोगे, है ना। आप न्यूरॉन का चित्र बनाओगे, ऐसे ही आप उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप लिख दोगे, ठीक है। क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं संदेश का क्या है, संवहन करने वाली एक मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है, जिसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्र होता है। ऐसे ही मेरे दोस्त मतलब दो चार बार आप इसे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, है ना, 2026 में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से एक बार क्या करोगे मेरे दोस्त, पढ़ लोगे, ठीक है कि नहीं। इसे समझाने वाला इस पे कुछ है नहीं कि मैं ऐसा कुछ समझाऊं, है ना, इसलिए आप इसे खुद पढ़ो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है, सेरिब्रम, जो भी ऑप्शन है कौन सा बनाए रखता है, ठीक है। तो आप जो है पीछे पढ़े थे उसके हिसाब से लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर पढ़ो और उसके बाद आप इसका आंसर लगा देना, ठीक है। देखो लिखा है मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग, पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा मुख्य सोचने वाला भाग है, सोचने वाला भाग है। इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क आता है ना, कार्य क्या करता है, यह स्मृति, विचार, तर्क और विविधता का केंद्र है, ठीक है। यह सोचने सुनने और सूंघने जैसी संवेदनशील क्रिया को क्या करता है, महसूस करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण केंद्र इसमें हाइपोथैलेमस, इसमें हाइपोथैलेमस भी, इसे हम हाइपोथैलेमस भी होता है, जो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, जो भूख प्यास को क्या करता है, नियंत्रित करता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला लिखा है मध्य मस्तिष्क में, यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का छोटा हिस्सा है। कार्य करता है, यह मुख्य रूप से दृष्टि और सुनने में से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क क्या करता है, देखो यह मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है, जिसके तीन प्रमुख भाग होते हैं,
अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेंडुला, ठीक है। यह शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर की क्या करता है? शरीर की मुद्रा और संतुलन को क्या करता है? बनाए रखता है ना। जैसे सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना, ये सब क्या करता है? ये सब में अनुमस्तिष्क क्या करता है? मेरा मदद करता है, ठीक है। अगला है मेरा पोन्स, यह क्या होता है? श्वसन क्रिया को विनियमित करने में मदद करता है। अगला है मेंडुला, यह सभी अनैच्छिक क्रिया, जो क्रिया आप अपने मन से नहीं करते उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। जैसे रक्तचाप, लार आना, और ये सब खुद ऑटोमेटिक होता है ना। वमन, उल्टी जिसको कहते हैं, को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। ये सब क्या नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला मेरा क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त? देखो, सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं हम? सेरिब्रम को ही अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। ये आप इंग्लिश हिंदी थोड़ा दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है भाग और प्रमुख कार्य। लिखा है प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, काम क्या है? सोचना, याद रखना, ऐच्छिक क्रियाएं करना, ठीक है। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन और शरीर का संतुलन और सेरिब्रम, यह है सेलिबेरम, है ना। शरीर का संतुलन और सटीक गति का नियंत्रित करता है। मेंडुला क्या करता है? दिल की धड़कन, पाचन, रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, तापमान नियंत्रित करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर। मेरे दोस्त, ऐसे ही प्रतिवर्ती क्रिया, एक साइड प्रतिवर्ती चाप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे या किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति होने वाली त्वरित त्वरित स्वचालित और अनैच्छिक अनुक्रिया है। इसमें क्या लिखोगे? यह एक तंत्रिका मार्ग है जिससे होकर विद्युत आवेश क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान गुजरते हैं, ठीक ना। प्रकृति में लिखो, यह एक कार्यात्मक प्रक्रिया है। लेकिन यह क्या है? संरचनात्मक मार्ग संरचनात्मक मार्ग है, ठीक है। यानी संकेत कहाँ से कहाँ गया, है ना। प्रतिवर्ती चाप में संकेत कहाँ से कहाँ गया, इसके बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन इसमें शरीर ने क्या किया, मतलब ये देखो, प्रतिवर्ती क्रिया है, शरीर ने क्या किया। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है? ये कहाँ से कहाँ गई, है कि नहीं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। उदाहरण लिखा है, गर्म वस्तु को छूने से हाथ पीछे हट जाना, है कि नहीं, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। लेकिन ग्राही अंग के बाद कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? संवेदी न्यूरॉन में जाता है, उसके बाद न्यूरोजन में जाता है, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन में जाता है, उसके बाद पेशी में जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, कम से कम ये दो जो है आप अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम दो जो है आप याद रख लेना, जब आपसे पूछे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर, तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। लिखा है, जब हमारा शरीर किसी अचानक होने वाली घटना के प्रति बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है, न कि मस्तिष्क द्वारा। इससे समय की बचत होती है और शरीर का दुर्घटना से बचता है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? देखा, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान संकेत जिस रास्ते से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित है, ग्राही, संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, पेरिका। ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। जो इससे पॉइंट रिलेटेड पॉइंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप हमने यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, ट्रेप्सिन, ऑक्सिन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने हार्मोन लिखा है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य लिखा है, देखो। ऑक्सिन क्या करता है? कोशिका की लंबाई बढ़ाती है, प्रकाश की ओर झुकना, ठीक है। जिबरेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि और बीजों के अंकुरन करने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना और फलों और बीजों क्या कहता है में अधिक पाया जाता है, ठीक है। और एब्सेसिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि रोधक है, मतलब क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। एथिलीन क्या करता है? फल को पकाता है ना, इसे गैसीय हार्मोन कहते हैं, ये गैस रूप में रहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है जंतु जंतु के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। अभी पीछे हमने बताया था, पीयूष ग्रंथि हार्मोन क्या है? वृद्धि हार्मोन निकलता है, इससे शरीर को वृद्धि करता है कि नहीं। थायराइड क्या करता है? थायरॉक्सिन निकालता है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अग्नाशय से कौन सा निकलता है? इंसुलिन निकल, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अधिवृक्क से कौन सा निकलता है? एड्रीनल निकलता है, ठीक है ना। लड़ो या लड़ो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं इसे, है ना। आपातकालीन स्थिति में हृदय गति को बढ़ा देता है, ठीक है। यह हार्मोन ब्रिक ब्रिक किस में होता है? नर में होता है ना, मेल में होता है। मेल में कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, ठीक है। और अंडाशय का मादा में बनता है, इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन निकलता है। महिलाओं में प्रजनन अंग और लक्षणों का विकास करता है इसी हार्मोन। यही हार्मोन क्या करता है? इसमें विकास करता है, ठीक है। महिलाओं के प्रजनन अंग को क्या करता है? विकास करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। अभी पीछे हमने डिस्कस किया, उसी आधार पे आप इसका ऑप्शन हमें कमेंट करोगे, ठीक है। हार्मोन किसे कहते हैं? वो परिभाषा देख लो, लिखा हार्मोन एक रासायनिक संवेद संदेशवाहक है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और ये रुधिर रुधिर प्रवाह में सीधे स्रावित कर दिए जाते हैं तथा शरीर के दूसरे दूसरे दूरस्थ भाग तक विशिष्ट प्रभाव डालते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। हम आगे बढ़ते, लिखा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, और कोई नहीं, तो याद रखेंगे फूलों द्वारा होता है, ठीक है। ये मैं पीछे क्लास में डिस्कस किया था, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन डाल दिया हूँ आपके लिए, ठीक है। अगला है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है कौन सा? पपीता, अड़हुल, जो भी इस ऑप्शन में, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या लिखा, पुष्प के प्रकार में लिख दिया, यहाँ प्रकार एक लिंगी और यहाँ पे दो लिंगी लिखा है। एक लिंगी, इसमें केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, दोनों नहीं होते, ठीक है। उदाहरण के लिए पपीता, केला, तितलियां, ठीक है। देखो लिखा है, लेकिन कौन सा, एक लिंगी है, एक लिंगी है, तो एक लिंगी कौन सा हो जाएगा, मेरा पपीता इज द राइट आंसर, ठीक है। दो लिंगी किसे कहते हैं, इसमें दोनों जनन अंग, जैसे नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में है, उदाहरण है इसका सरसों, गेंदा, गुलाब, ठीक है। ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा है, आई थिंक ये नेक्स्ट, सॉरी लास्ट है, ठीक है। इसके बाद आज की क्लास क्या हो जाएगी मेरी, समाप्त हो जाएगी। लिखा है, निम्नलिखित में से किन को जीव 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 विज्ञान का, किसका जीव विज्ञान का पिता कहा गया है, पिता कहा गया, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लेन किया, उसके आधार पे आप इसका आंसर दे पाओगे। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, हम अरस्तु को कहते हैं। उन्होंने जीवों का व्यवस्थित अध्ययन किया और वर्गीकरण शुरू किया, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक को किसे पिता क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। उन्होंने हिस्टोरिया एनीमिया पुस्तक लिखी, जिन्हें जंतुओं की संरचना का वर्णन किया गया है। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रिस्टस को कहते हैं। उन्होंने पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण किया। अनुवांशिकी के पिता क्या, ग्रेगर जो मंडल है, मटर के पौधे पर प्रयोग कर अनुवांशिका के नियम, जैसे प्रभाविता का नियम दिया था, आपको पता होगा ना, मेंडल ने प्रभाविता का मतलब 3 नियम दिए थे ना, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। 1665 में पहली बार कोशिका की खोज की और शब्द गढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ और लिखा है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है प्राकृतिक चयन और उत्क्रांति उत्क्रांति एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, ठीक है। लेमार्क, लेमार्क है जीवों में जीवों में अर्जित लक्षणों द्वारा वंशानुगत क्रम का सिद्धांत दिया, ठीक है। आपको मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप बहुत इत्मीनान के साथ वीडियो देखेंगे होंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो बहुत मेहनत के साथ हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार की, ये कंटेंट तैयार किया। मैं उम्मीद करूंगा आप इसे बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।